नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि प्रदेश में आखिर मानसून कब आएगा। एक और गर्मी ने प्रदेश वासियों को परेशान कर रखा है, वहीं मानसून का इंतजार भी अब सता रहा है। हालांकि जल्द ही प्रदेश में दस्तक देने जा रहा है मानसून। समय से पहले 22 से 25 जून के बीच मरुधरा में मानसून दस्तक देने वाला है। अभी गुजरात और छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में मानसून प्रवेश कर चुका है। मानसून की रुकावट अल नीनो खत्म हुआ और ला नीना हुआ सक्रिय, और ला नीना के विकसित होने से प्रदेश में जमकर बारिश होगी। इस बार मानसून में प्रदेश में होगी 104% से ज्यादा बारिश, यानी कि जो इंतजार किया जा रहा है मानसून को लेकर, क्योंकि गर्मी लगातार सता रही है, इंतजार जो है वो हो सकता है कि जल्द ही खत्म हो जाए। एक और गर्मी है जो कि प्रदेशवासियों को परेशान कर रही है, तो ऐसे में मानसून का इंतजार अब लगातार किया जा रहा है। हालांकि जानकारी ये है कि जल्द ही प्रदेश में मानसून दस्तक देने जा रहा है। समय से पहले इस बार मानसून आएगा, ये अच्छी खबर है। 22 से 25 जून के बीच में मरुधरा में मानसून दस्तक दे सकता है, यानी कि अगर आप मानसून का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि मानसून इस बार आएगा और समय से पहले आएगा। अभी गुजरात और छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में मानसून प्रवेश कर चुका है। मानसून की रुकावट अल नीनो खत्म हुआ और ला नीना सक्रिय हो गया है, और ला नीना के विकसित होने से प्रदेश में जमकर बारिश भी होने वाली है। और इस बार मानसून में देखिए संभवतः ये जताया जा रहा है आशंका कि 104% से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड। जुलाई में मोदी सरकार पेश कर सकती है पूर्ण बजट, और इस बजट के साथ ही निर्मला सीतारमण बनाएगी एक रिकॉर्ड। अब तक की अगर बात की जाए तो 5 बार पूर्ण और 1 बार अंतरिम बजट पेश कर चुकी है सीतारमण, लेकिन अगला बजट पेश करने के साथ ही तोड़ेंगी मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड। मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था, और 5 जुलाई 2019 को सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था, और कुल 10 बार बजट पेश करने वाले देश के इकलौते वित्त मंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई। लेकिन अब देश की बेटी यानी कि निर्मला सीतारमण इस रिकॉर्ड को जल्द ही तोड़ने वाली है। एक अनोखा रिकॉर्ड जुलाई में बनने वाला है। मोदी सरकार पेश कर सकती है पूर्ण बजट, और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण एक अनोखा और नया रिकॉर्ड बनाएगी, यानी कि देश के लिए भी गर्व की बात है। अब तक 5 बार पूर्ण और 1 बार अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जा चुका है, लेकिन अगला बजट कुछ खास होगा, और अगला बजट पेश करने के साथ ही वो रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा जो कि बनाया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई की अगर बात की जाए तो उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया। 5 जुलाई 2019 को सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था, और उसके बाद में लगातार वो बजट पेश करती हुई आ रही है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट भी निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। कुल 10 बार बजट पेश करने वाले देश के इकलौते वित्त मंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, लेकिन पूरी संभावना है कि जुलाई के अंदर वो रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण तोड़ देगी। और कल सीआईडी के सामने पेश होंगे येदियुरप्पा। पॉक्सो के तहत नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप उन पर लगा है। हालांकि मामले को लेकर येदियुरप्पा ने यह कहा है कि जनता इसके खिलाफ साजिश में लिप्त लोगों को सबक सिखाएगी। अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हर कोई तथ्य जानता है, ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। लेकिन ऑफिशियल अगर बात की जाए तो सीआईडी के सामने कल येदियुरप्पा पेश होने वाले हैं। हालांकि देखना होगा, क्योंकि जांच पड़ताल लगातार की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, तो आगे की तस्वीर आखिर क्या कुछ रहती है, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आता है। क्योंकि पॉक्सो के तहत फिलहाल नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर लगे हुए हैं, काफी गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। मामले को लेकर उन्होंने अपना एक ऑफिशियल बयान भी जारी किया है, और उस ऑफिशियल बयान में उनके द्वारा ये कहा गया कि जनता इसके खिलाफ साजिश में लिप्त लोगों को सबक सिखाएगी। यानी साफ तौर पर उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची जा रही है, और जो भी ये साजिश रच रहा है वो जनता के द्वारा उनको सबक सिखाया जाएगा। आगे उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, यानी कि वास्तविक तौर पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, हर कोई तथ्य जानता है, यानी कि हर कोई सच्चाई जानता है, लेकिन वाकई में अगर बात की जाए तो जब जांच पड़ताल होगी तो इसकी सीधे तौर पर तस्वीरें भी जनता के सामने जरूर आएंगी। और अब एक और बड़ा सवाल कि आखिर पटरी पर कब दौड़ेगी वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इसकी घोषणा की गई थी तब से लेकर अब तक इंतजार लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सिटिंग ट्रेन जो है वंदे भारत वो वाकई में धूम मचा रही है, लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। उसकी सर्विस की बात कर लीजिए, सिटिंग की बात कर लीजिए और खास तौर पर वंदे भारत के खाने की बात कर लीजिए, क्योंकि अभी तक खास तौर पर इस तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। जो सीट है काफी कंफर्टेबल है और लोग उसका जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भारत में कब आएगी। मोदी सरकार के सभी मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है और अब अगले कुछ महीने में होने वाले कामों की समीक्षा भी की जा रही है और इसी कड़ी में पूरे होने वाले हैं रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स और इसमें वंदे भारत की स्लीपर वर्जन ट्रेन पटरियों पर दौड़ते दिखाई देगी। 2 महीने के भीतर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लाई जाएगी ट्रैक पर। 2029 से पहले 250 से 300 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन फिलहाल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की फिनिशिंग का काम चल रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था वंदे भारत ट्रेन चलाने का। वो सपना साकार हुआ और इतने अच्छे से साकार हुआ कि उसके बाद में और भी रूट बनाए गए वंदे भारत के लिए। लेकिन जब घोषणा की गई थी कि वंदे भारत के स्लीपर कोच भी आ रहे हैं, उसके बाद लोगों के अंदर खुशी थी और इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। और भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि अब आपको बता देते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया गया है। कई स्थानों पर सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम किए हैं रेलवे ने और उसमें सबसे ज्यादा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी के लिए हासिल हुई है ये उपलब्धि। रेल मंत्रालय ने 26 जनवरी 2024 को आयोजित किया था एक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का आयोजन 2140 जगहों पर हुआ था और इसमें से 40,19,516 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी रहे थे। भारतीय रेलवे के इस बड़े प्रयास में लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी भी निभाई थी, यानी कि लगातार जो नवाचार भारतीय रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं वो काम करते भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अब उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। कई स्थानों पर सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में रेलवे ने सबसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी के लिए ये उपलब्धि हासिल हुई है। रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में 2140 जगहों पर एक साथ एक कार्यक्रम हुआ और इसमें 40,19,516 लोग मौजूद रहे थे। इतने लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। भारतीय रेलवे के इस बड़े प्रयास में लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नियंत्रण बिल ला सकती है सरकार। फर्जी डिग्रियां बांटने सहित कई गड़बड़ियां सामने आई है और ऐसे में प्रदेश सरकार बजट सत्र में लाने जा रही है बिल। अभी प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सीधा नियंत्रण सरकार का नहीं है। ऐसे में बिल लाकर विनियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा और जो गड़बड़ियों को रोकने और नियंत्रण रखने का काम करेगा। गड़बड़ी पर यूनिवर्सिटी को बंद करवाने के भी अधिकार होंगे। मध्य प्रदेश, हिमाचल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर यह नियंत्रण कार्य किया जाएगा, यानी कि एक और बदलाव इसके साथ में समझा जा सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नियंत्रण बिल ला सकती है सरकार। इसमें फर्जी डिग्रियां बांटने सहित कई गड़बड़ियां सामने आई है। ऐसे में प्रदेश सरकार बजट सत्र में ये बिल पेश करेगी। इस बिल को लाया जाएगा। अभी प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर सीधा नियंत्रण सरकार का नहीं है। ऐसे में बिल लाकर विनियामक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जो गड़बड़ियों को रोकने और नियंत्रण रखने का काम करेगा। गड़बड़ियों पर यूनिवर्सिटी को बंद करवाने के भी अधिकार उसके पास होंगे। अभी तक की बात की जाए, मध्य प्रदेश, हिमाचल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर यह नियंत्रण होगा। और भारत में रोहिंग्याओं की बढ़ती तादाद से चिंता बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश से हर महीने घुसपैठ कर भारत आ रहे हैं 200 से ज्यादा रोहिंग्या। भारत सरकार 40,000 अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को देश भेजने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार घुसपैठ कर अवैध
घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। फर्जी पहचान देकर देश के 14 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में बसाया जा रहा है। इनको मानव तस्कर गिरोह के मास्टरमाइंड जलील मियां ने किए हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से स्कॉटलैंड बाहर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया की जीत का इंग्लैंड को फायदा हुआ और ग्रुप बी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी है। सुपर 8 में अब तक 7 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड ने किया है प्रवेश। अंतिम एक जगह के लिए बांग्लादेश और नीदरलैंड में संघर्ष होने जा रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए ये अच्छी खबर रहने वाली है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड बाहर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेट से एक अच्छी जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया की जीत का इंग्लैंड को हालांकि सीधे तौर पर फायदा हुआ और ग्रुप बी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी है। सुपर 8 में अब तक 7 टीमें हैं, जिसमें नाम है भारत का, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण अफ्रीका का, वेस्ट इंडीज का, अफगानिस्तान का, अमेरिका का और इंग्लैंड का। अब लेकिन एक जगह और बची है प्रवेश के लिए और इसमें बांग्लादेश और नीदरलैंड में संघर्ष होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन सी टीम होती है जिसको ये जगह मिलती है। अमेरिका में भारतीयों पर मंडराता खतरा। गन खरीदने वाले भारतीय बड़े 6 गुना। हमले से बचने के लिए बनना पड़ रहा है बंदूकधारी। इस साल बंदूक खरीदने वाले भारतीयों की संख्या पहुंच चुकी है 5 लाख के भी पार, जबकि 2022 की अगर बात की जाए तो ये संख्या थी मात्र 75,000। अब आप समझिए कि कितना बदलाव आया है इन आंकड़ों के अंदर। बढ़ते हमलों के कारण गन खरीदारी में वृद्धि हुई है। ट्रंप की पार्टी के प्रभुत्व वाले 8 राज्यों में सबसे ज्यादा हमले अमेरिका में 40%। मोटल और दुकानें भारतीयों के पास है। अपराधियों के हमेशा निशाने पर रहती है मोटल और दुकानें और यही वजह है कि जो संख्या है वो डबल ट्रिपल से भी इस बार ज्यादा हो गई है। अमेरिका में भारतीयों पर खतरा मंडराता हुआ नजर आया और इसीलिए इसी वजह से गन खरीदने वाले भारतीय अब 6 गुना बढ़ चुके हैं। हमले से बचने के लिए बंदूकधारी बनना पड़ रहा है, यानी कि हथियारों को खरीदना पड़ रहा है ताकि खुद की सुरक्षा की जाए, ताकि खुद की जान को बचाया जा सके और साथ ही अपनों की जान को भी बचाया जा सके। इस साल बंदूक खरीदने वाले भारतीयों की संख्या 5 लाख के भी पार पहुंच चुकी है। आंकड़ा आप समझिए, जबकि 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए ये आंकड़ा था, जो कि अब 5 लाख के भी पार पहुंच गया है और हो सकता है कि आगे इसमें और भी ज्यादा वृद्धि हो। बढ़ते हमलों के कारण गन खरीदारी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और देखिए, इसके अगर मुख्य तौर पर वजह समझी जाए तो ट्रंप की पार्टी के प्रभुत्व वाले 8 राज्यों में सबसे ज्यादा हमले अमेरिका में 40% होते हैं। मोटल और दुकानें भारतीयों के पास है और अपराधियों के हमेशा निशाने पर रहती है मोटल और दुकानें और यही वजह है कि मजबूर हो गए हैं हथियार खरीदने के लिए। राजनीति के उस्ताद नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें बनी हुई है। पिछले दिनों एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, लेकिन पटना से दिल्ली आते समय फ्लाइट में तेजस्वी के साथ दिखे नीतीश। इसके बाद चर्चा थी कि नीतीश की पार्टी को केंद्र में हल्का महकमा मिलने की, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार इसके पीछे भी था नीतीश का ही रोल, क्योंकि ललन सिंह को दूसरा आरसीपी सिंह नहीं बनाना चाहते थे नीतीश। इन सभी घटनाओं के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बयान दे दिया है। क्या कुछ वो बयान है, क्या कुछ कहा गया है, वो जरा आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि देश में नहीं है कोई भी किंग मेकर। इत्तेफाक से इस बयान के अगले दिन ही तेजस्वी यादव जॉगिंग करते करते पहुंच गए नीतीश से मिलने उनके घर पे। अलबत्ता इस मुलाकात की नहीं थी पहले से किसी के पास भी कोई सूचना, यानी कि राजनीति की बात की जाए तो काफी ज्यादा चर्चाओं के अंदर रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि पिछले दिनों जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई थी कि आखिर वो क्या कुछ करने वाले हैं। पिछले दिनों एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे नीतीश कुमार, लेकिन पटना से दिल्ली आते समय फ्लाइट में तेजस्वी के साथ में नीतीश कुमार दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें जमकर वायरल होती भी नजर आई। इसके बाद ये भी चर्चा थी, इसके बाद ये भी समझा जा रहा था कि नीतीश की पार्टी को केंद्र में हल्का महकमा मिल सकता है, लेकिन अब
सूत्रों के अनुसार इसके पीछे भी नीतीश कुमार का ही रोल था, उन्हीं का हाथ था, क्योंकि ललन सिंह को दूसरे आरसीपी सिंह नहीं बनाना चाहते थे नीतीश कुमार। इन सभी घटनाओं के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अब एक बयान जारी किया और साफ तौर पर कहा गया है कि देश में कोई भी किंग मेकर नहीं है। इत्तेफाक से इस बयान के अगले दिन ही तेजस्वी यादव जॉगिंग करते करते नीतीश से मिलने उनके घर पहुंच गए और इस मुलाकात की किसी को पहले से कोई सूचना नहीं थी। आखिर कब होगी देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें, कब होगी उनकी मुश्किलें, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस ने इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद से केंद्रीय नेतृत्व को इस्तीफा सौंपा, लेकिन केंद्र ने इस्तीफा अस्वीकार करते हुए उन्हें कहा काम करने के लिए। इस घटना के तुरंत बाद फडणवीस को लगा एक बड़ा झटका। उनके पुराने और परम मित्र अमोल काले का 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नागपुर के रहने वाले अमोल की गिनती होती थी बड़े बिजनेसमैन में। अमोल का अचानक जाना बताया जा रहा है फडणवीस के लिए बड़ी नीति क्षति, एक नीति क्षति माना जा रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे अमोल काले और इसलिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वजह हमने आपको बताई कि आखिर देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें कब होंगी। जिस तरह से लगातार मुश्किलों के पहाड़ उन पर टूटते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद में फडणवीस ने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद से केंद्रीय नेतृत्व को इस्तीफा सौंपा, लेकिन केंद्र ने इस्तीफा अस्वीकार करते हुए उन्हें कहा काम करने के लिए। इस घटना के तुरंत बाद ही फडणवीस को एक और बड़ा झटका लगा। उनके पुराने और सबसे परम मित्र अमोल काले, जो कि 47 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। नागपुर के रहने वाले थे वो और उनकी गिनती एक बड़े बिजनेसमैन में होती थी। अमोल का अचानक से चले जाना फडणवीस के लिए एक निजी क्षति माना जा रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वो थे। और आखिर किस भंवर में उलझकर रह गई है मायावती। 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बुरा हाल मायावती का रहा। मायावती की पार्टी बसपा का वोट घटकर रह गया है मात्र 9.39%। पिछले 10 वर्षों में बसपा का वोट गिरा है 10% से भी ज्यादा। और इस पूरे डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं मायावती की छवि पर भी। अब उनके नेता ही दिखने लगे हैं मायावती की। दरअसल देखिए, पार्टी के पुराने नेता को मायावती ने एक दलित बाहुल्य सीट से चुनाव में उतारा था और उसके प्रचार में जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद पहुंचे तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ बयान दे दिया और इस बयान से मायावती ने अपने भतीजे को हटाया नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से। चुनाव नतीजे आए तो इन नेताजी की जमानत जब्त हो गई और इस रिजल्ट से नाखुश मायावती ने नेताजी को फोन कर नाराजगी भी जताई और चुनाव में लगे खर्च को वापस लौटाने की बात कही। लेकिन मायावती की नाराजगी और खर्च लौटाने की बात से आहत नेताजी ने सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और इस बातचीत को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली। अलबत्ता धमकी से परेशान मायावती ने इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए नेताजी तक पहुंचाई क्षतिपूर्ति रकम और पूरी बातचीत को नेताजी से डिलीट भी करवाया गया। यानी कि समझा जा सकता है कि न राजनीतिक तौर पर मायावती की छवि अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो दिग्गजों के अंदर वो आती थी, अब उन्हीं के नेता उन्हीं को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं को धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बुरा हाल अगर किसी पार्टी का रहा तो मायावती की पार्टी का रहा है। बसपा का वोट घटकर मात्र रह गया है 9.39%। पिछले 10 वर्षों में बसपा का वोट 10% से भी ज्यादा गिरा है और पूरे डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट मायावती की छवि पर भी पड़े हैं। अब उनके नेता उनको आंख दिखाते हैं। दरअसल पार्टी के पुराने नेता को मायावती ने दलित बाहुल्य सीट से चुनावी मैदान में उतारा था और उनके प्रचार में जब मायावती के भतीजे आकाश आनंद पहुंचे तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ बयान भी जारी किया।